नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं प्रश्नकाल लेकर, और प्रश्नकाल में हम सवाल पूछते हैं मध्य प्रदेश की मशहूर शख्सियतों के साथ में। और आज मेरे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा साहब। सकलेचा साहब, प्रश्नकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वो दौर है जब आपसे बात करना बहुत मौजू हो जाता है, क्योंकि इस वक्त में रोज़गार की तलाश है, उद्योगों को आगे बढ़ना है, आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होना है। और ऐसे दौर में आपके डिपार्टमेंट ने काफ़ी तैयारी कर रखी है। कह रहे हैं आपके 3000 से ज़्यादा उद्योग आने वाले हैं, 1 लाख रोज़गार होने वाले हैं। तो ये सर, और इसी दौरान में ये ख़बर भी है, बात करेंगे हम रोज़गार की। और रोज़गार में ये ख़बर आ रही है, ये सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में 16 लाख लोग लॉकडाउन कोरोना की वजह से बेरोज़गार हो गए। इस वक्त में आपके सामने, आपके डिपार्टमेंट के सामने चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। वास्तव में ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि जिस डिजास्टर को केवल 2 शख्सियत की इतनी कड़ी मेहनत, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री, दोनों ने जितना गहराई से और जितनी गंभीरता से काम किया और जिस विजन का परिचय दिया, वो पूरी दुनिया खुद ताज्जुब करती है। इतने बड़े डिजास्टर में इतनी बड़ी रोजगार की संभावनाएं भारत के लिए पैदा कर दी। आज ही हम अभी बैठे हुए बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जितना पिछले 30 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, उतना अगले 2 साल में होगा, होने वाला है। क्योंकि लार्ज भी और मध्यम भी। मैंने अप्रैल में कोरोना के बाद 1892 यूनिट एक दिन में चालू किए, उसमें से 1500 यूनिट प्रोडक्शन में हो गए। अभी हमारी कोशिश है कि 17 तारीख को अगर समय मिल गया मुख्यमंत्री का, तो इंदौर के 2 बड़े क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर एंड टॉय क्लस्टर का हम भूमि पूजन करवा रहे हैं। एक क्लस्टर में, फर्नीचर क्लस्टर में 25,000 लोगों का नया रोजगार सृजन होगा एक क्लस्टर में। इसे मैं 10 क्लस्टर बना रहा हूँ। टॉय क्लस्टर आ रहा है इंदौर में, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर आ रहा है, आपकी रेडीमेड गारमेंट का क्लस्टर आ रहे हैं, आपके कन्फेक्शनरी के क्लस्टर आ रहे हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग का क्लस्टर आ रहा है। तो अब जो नई बिजनेस का तरीका है, वो पहली बार हम इस सोच पे मजबूर हुए कि जो चाइना ने 20 साल पहले किया था, इकोनॉमिक्स, मिनिमल वेस्टेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फैक्ट्री। पहले हमने कभी इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, जो अब शुरू हुआ। और उसके कारण मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि कम से कम 30 से 40% हमारे फर्नीचर की कीमत अगले 1.25 साल में, जैसे ये क्लस्टर पूरा एफिशिएंटली आ जाएगा, गिर जाएगी। इसका कम हो जाएगी क्योंकि एफिशिएंसी और वेस्टेज अगर मैंने कंट्रोल कर लिया, मैं ऑपरेशनल कॉस्ट पे अभी जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ वेस्टेज और एफिशिएंसी, इन 2 विषयों को कंट्रोल कर लेते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कास्ट, तो हमारी कास्ट 40% के आसपास गिरती है। इसका मतलब हम चाइना से बेहतर, सस्ते और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्शन करेंगे। तो टॉय और फर्नीचर, इसके अलावा 10 क्लस्टर्स आप बना रहे हैं। जाहिर बात है इसमें दिलचस्पी होगी, उत्सुकता है हमें ये जानने की वो कौन से क्लस्टर्स हैं जिसमें मध्य प्रदेश आगे बढ़ने वाला है, किन क्षेत्रों में तैयारी रखी जाए। देखिए, फार्मास्यूटिकल का क्लस्टर बन रहा है, प्लास्टिक मोल्डिंग का क्लस्टर बन रहा है, आपके कन्फेक्शनरी का क्लस्टर बन रहा है, रेडीमेड गारमेंट का क्लस्टर बन रहा है, टेक्सटाइल का क्लस्टर बन रहा है। ये अलग अलग जगह। मैं टेक्सटाइल का मैं देख रहा था, भारत का सबसे बेस्ट कॉटन आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, उस बेल्ट में है। और उसी के साथ लगा हुआ महाराष्ट्र के बेल्ट में है।
लेकिन वो यार्न बनने कहाँ जाता है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है, यार्न के बाद कपड़ा बनने कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है, उसके बाद आपके रेडीमेड गारमेंट या होजरी के लिए साउथ तक जाता है और फिर आता है। एवरी ट्रेवलिंग कास्ट अबाउट 10 to 15 days इन्वेंट्री, एवरी ट्रेवलिंग कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, इंश्योरेंस कास्ट, प्रिक्योरमेंट के लिए आदमी जाता है आता है उसकी कास्ट, ये सब मैंने टोटल करके जब टेक्सटाइल वालों के साथ बैठ के वर्किंग करी तो 18 से 20% का कास्ट का वेरिएशन आता है। ना कैन यू इमेजिन कि भैया आज जब 2%, 3% के प्रॉफिट पे व्यापारी धंधा कर रहा है और इतनी बड़ी कास्ट को नेग्लेक्ट कर दी, इसी कारण चाइना स्ट्रांग हुआ। दैट इज ऑल। स्ट्रेटेजिक रूप से बात हुई थी बीच में, BHEL ने भोपाल में सेमीकंडक्टर की बात करी है, वो तैयार हुए, बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन अभी फिर चेंज ऑफ मिनिस्ट्री के बाद कैसे पैटर्न होता है, बट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अब जितनी ये सोलर की पैनल बन रही उसकी चिप इंडिया में बने। 20 लाख लोगों का रोजगार भारत के पैसे पे उनको मिल रहा है, तो हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा और ये गाइडलाइन ऊपर से तय हुई। सर मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की केंद्र में है ये डिपार्टमेंट और मध्य प्रदेश में आप संभाल रहे हैं। शुरुआत से ही जब प्रधानमंत्री ने इस डिपार्टमेंट की अहमियत बताई थी, इस क्षेत्र की बताई थी, जिसमें युवा उद्यमियों को बोला, ये कहा गया था कि अब युवा जो हैं वो अडानी अंबानी बनेंगे, तो सोच काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन वो नतीजों में देखने को नहीं मिली थी, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर आसपास में हो। मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में युवा उद्यमी निकल कर आएंगे। कुछ लोगों ने शुरुआत भी की लेकिन कामयाब भी नहीं हो पाए, ऐसे तजुर्बे भी रहे हैं। तो ये कहाँ कमी है? ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले 22 दिसंबर तक कम से कम 10,000 नई यूनिट चालू होंगे, कम से कम। सर अक्सर जब इस तरह की बातें होती हैं, मैं ना तो कोई MOU साइन कर रहा हूँ, ना मैं कोई पब्लिक मीटिंग में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नौजवानों तक आप मेरे भाव और सरकार के भाव आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि इतने लोग 52 के 52 जिलों में मेरी टीम जाने वाली है अगले 3 महीने में। जगह चिन्हित कर चुके हैं हम। इंदौर जैसे शहर में हमें 2000 एकड़ ज़मीन मिल गई। मतलब जो बोलते थे कि इंदौर में ज़मीन कहाँ से मिलेगी, भोपाल में मैंने अभी 500 एकड़ ज़मीन अलोकेशन कर रहा हूँ मैं अगले 1 महीने में। तो ज़मीनें पहले ना नॉलेज में देना या उनका डाटा प्रॉपर प्रोसेस नहीं होना, कुछ कमियां रही होगी, लेकिन आज सरकार पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सब बातें कर रही है। जब 52 जिले में हमारी टीम जाके बोलेगी, मध्य प्रदेश में सेंट्रल मध्य प्रदेश भोपाल से लेके मालवा के आखिरी छोर तक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स घूम रहे हैं। थोड़ा सा पिछड़ा है तो यूपी का सराउंड का बेटा बुंदेलखंड, लेकिन इधर भी मैंने जब घूमा में महाराष्ट्र की, चूँकि मेरे प्रभार के ज़िले भी छतरपुर और सिवनी हैं, 3 सीमाओं को पे मुझे डाल दिया गया, चाहे वो महाराष्ट्र की सीमा हो, चाहे यूपी की हो, चाहे राजस्थान की हो। राजस्थान का मेरा प्लेस हो गया। और तो तीनों सीमा पे मैंने एक बात पक्की आई कि हर बड़े मंडी व्यापारी का बच्चा, बड़े ठेकेदार का बच्चा, अगली पीढ़ी इंडिपेंडेंट काम करना चाहती है। वो उनके पास पैसा है, उनमें शक्ति है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, मेहनत करने को तैयार है, लेकिन कहीं थोड़ी सी डायरेक्शन और सरकारी सहयोग की अपेक्षा थी। उसमें थोड़ा सा हमने कैटलिस्ट डाला, उसको हमने बढ़ाया है। बाकी तो प्रदेश की जनता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं और से नौजवान को यहाँ लाके बसा रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर तो मध्य प्रदेश का ही है। और मैंने आजकल ये कहना शुरू कर दिया कि एंटरप्रेन्योर की जगह उनको जॉब प्रोवाइडर कहो। जॉब प्रोवाइडर। अभी पीछे एक विवाद हो गया था टाटा का और इन्फोसिस कि भैया उनको नोटिस मिला,
मैं बैठा भैया क्यों एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, कोरोना की प्रॉब्लम थी उनकी, लेकिन बात करने के 20 दिन में उनने 700 नए बच्चों को रोजगार दे दिया। अचीवमेंट ये है, आपको समन्वय से आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, आप जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं अलग अलग क्लस्टर्स में, यहाँ उद्योगपतियों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ में बैठकर बात करना, उनको सुविधाएं देने की बात तो काफ़ी की जाती है, लेकिन ये बात कभी नहीं की जाती कि इन्वेस्टर्स आएगा लेकिन आने के बाद में उसको स्किल्ड एम्प्लॉय कहाँ मिल पाएगा। आमतौर पर जो सिलेबस है वो उस तरह का नहीं होता है। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं उसमें अगर उसको सीखने के संस्थान नहीं है मध्य प्रदेश में, तो ये एक कमी और देखी जाती है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही दिशा में इशारा कर रहे हैं। आपको आपकी जानकारी और आपके माध्यम से हर व्यक्ति, मैंने फर्नीचर क्लस्टर शुरू करने के पहले NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से बात करी जी। वो अपने 100 बच्चे हमें स्किल हमारे हिसाब से करके दे रहे हैं। हमने दिल्ली जाके मिस्टर राणे जो अभी नए MSME मंत्री हैं, पहले गडकरी जी थे, दोनों से बात हुई। वो ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, 200 करोड़ रुपए तक की वो हमें स्पेशल फंडिंग कर रहे हैं कि ये जो 25 से 30 हज़ार नए जैसे फर्नीचर क्लस्टर में लगेंगे, 5,000 टॉय क्लस्टर में फर्स्ट फेज़ में लगेंगे, हर क्लस्टर में हज़ारों की संख्या में, तो वो उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट खोलने को तैयार है। तो 2 साल में तो फिर हमने ये तय किया कि इन दोनों कंपनियां और जो हमारी मध्यम लेवल की IT की कंपनियां हैं वो और जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑनर्स हैं या कंसर्न आदमी है, डिसीजन मेकर्स, उनके साथ बैठ के बात करी और हम 11 को फिर बैठेंगे। उसमें उनकी फैकल्टी के मेंबर वो भेजेंगे, एक एडिशनल क्लास 1 घंटे की और चलाएंगे जिसमें इन कंपनियों के फैकल्टी आ जाएगी उन कॉलेजेस में और नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करेगी ताकि बच्चा जैसे ही पास आउट हो वो एम्प्लॉयबल हो। सर, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है रोज़गार की नई संभावनाएं आ रही हैं और आपके कामकाज, आपके विजन, आपके आइडियाज़ को लेकर तो जब आप विपक्ष में थे तब कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी तारीफ़ की थी कि इस तरह का विजन मध्य प्रदेश में है, इस तरह की सोच रखते हैं। मुख्यमंत्री आपकी तारीफ़ करते ही हैं और इस डिपार्टमेंट को भी आप देख रहे हैं और जो बातचीत की ऐसा लग रहा है काफ़ी अहम चीज़ें होने वाली। लेकिन सर, चूँकि मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में जाके देख के आ चुका हूँ, मैंने देखा है कि आप कितनी बारीकियों से ध्यान देते हैं, एक स्कूल में कितनी सुविधाएं रहें, वहाँ उन लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए, चीज़ें लोगों तक, जो रिपोर्ट्स हैं मोबाइल के हेल्थ डेटा आपके विधानसभा में लोगों के पास में है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को जापान पढ़ने भेजना चाहते हैं, वहाँ की कल्चरल एक्सचेंज, बिजनेस एक्सचेंज की जैसी चीज़ें आप सोच रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो देश भर में लागू हो सकती है और आप डिपार्टमेंट में भी वो उपयोग कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी सारी योग्यताएं, लगता है काफ़ी देर बाद में आपको काम करने का मौका मिल रहा है एज ए मंत्री, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि सारा कामकाज, 80% कामकाज तो अफसरों के पास में है, तो कहीं दिक्कत तो नहीं आती है सर, या आएगी नहीं ऐसा आके? देखिए, दिक्कतें आती रहती है। मैं राजनीति में बहुत लेट आया। मैंने 25 साल बहुत अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज चलाई। काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखना मेरा शौक़ था और मेरी परिभाषा, चूँकि मेरे को ज़मीनी राजनीति वो वाली राजनीति नहीं आती है, मैं अलग टाइप से राजनीति का नज़रिया है मेरा, क्योंकि मेरा एक्सपोजर अलग था। वो रैली और जलसे वाली राजनीति छोड़कर आप लोगों को सुविधाएं जल्दी मिल जाए, इस तरह की बातें करते हैं। मैं विधायक बना तो पहले 10 साल सड़क, बिजली, पानी, स्कूल का भवन, छात्रावास के भवन उसी में लगा रहा। लेकिन 10 साल बाद मेरे ये समझ में आ गया कि केवल इन चीज़ों से आपका जीवन नहीं चल सकता। फिर हमने डिजिटल एजुकेशन शुरू किया। हमारे विधानसभा में जितने भी स्कूल थे 10th से 12th के, हाई और हायर सेकेंडरी, सबको डिजिटली किया। फिर उसके बाद हमने डिजिटल करने से जो चेंज आया, उसके बाद हमने 700 बच्चों को टैबलेट दिया। टैबलेट दे के उनकी 24/7 हर टाइप की कोचिंग फ्री करवाई, बेंगलोर की किसी संस्था के साथ मिल के।
ताकि वो कोचिंग के लिए उन्हें गांव से शहर की तरफ ना भागना पड़े, क्योंकि सफल तो 2% बच्चा होता है, लेकिन 70% बच्चा बिगड़ता भी है शहर की हवा से। ना वो गांव के काम के लायक रहता है, ना वो शहर में एब्जॉर्ब हो पाता है। तो बड़ी टिपिकल पोजीशन होती है और उसका पूरा भविष्य बिगड़ता है। फिर हमने देखा कि भैया कारण क्या है, तो हमारे यहाँ सकारात्मक सोच में बहुत कमी है। हर आदमी क्वेश्चन करता है, उसने मुझे अच्छी बात बताई तो उसके पीछे उसका क्या फ़ायदा, और वो 2 दिन तो यही सोचता है कि उसने मुझे ये अच्छी बात क्यों बताई, क्या फ़ायदा हो सकता है, बजाय अच्छी बात को उसी क्षण अपना के। तो मेरे को बच्चों को स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम डिसाइड किया। मैं जॉब के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं उसकी स्किल सुधारने के लिए स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता सीखने के लिए भेज रहा हूँ। तो मैंने सब देशों के घूमने के बाद ये महसूस किया कि जापान में दोनों बातों का कॉम्बिनेशन है। तो फिर मैंने कुछ बच्चों को जापान भेजा, और भेजने के बाद मुझे लगा कि उनने आके वास्तव में हज़ारों बच्चों को ये समझाया और उसका असर आएगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, तो 2 साल का कोर्स है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करूँगा, मेरे यहाँ के लिए 10 स्पेशल कोच लैंग्वेज के उनने स्वीकृत किए। ये बात अलग है कि जो सरकारी तनख्वाह में वो कोच नहीं आएंगे तो डिफरेंस का पैसा मैं निजी मेरे ट्रस्ट से दूंगा, ये भी कमिटमेंट है मेरा। मैंने ये देखा कि गांव का आदमी बहुत परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है, सुविधाएं हम पहुंचा नहीं सकते हैं। टेलीमेडिसिन की जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी कि बिना टेस्ट रिपोर्ट के डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कैसे कहते। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने अपने क्षेत्र के 35 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड बनाने का प्रोसेस शुरू किया। उस प्रोसेस में आज मेरे पास 80,000 लोगों का अबाउट 35 ईयर्स ईसीजी, उनके हार्ट, लीवर, किडनी, उनकी बोन डेंसिटी कितनी, हड्डियों में कितनी शक्ति बची, उनकी लंग्स की क्या कैपेसिटी है, उनके ब्लड के हर टाइप के 35 टाइप के टेस्ट करके ऑनलाइन जिनने लिख के दिया उनके आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया मैंने। इसका मतलब मैंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया, मैंने उनका चेकअप कर दिया। 90% पेशेंट जिसको ऑपरेशन कराना होता है, 10% उसी को गांव के बाहर जाने की ज़रूरत है, बाकी का ऑनलाइन इलाज होगा। क्योंकि वो अपनी टेस्ट रिपोर्ट पूरे दुनिया में किसी भी डॉक्टर को बोलेगा, ये आधार कार्ड नंबर दबाते ही वो उसके सामने आ जाती है। उसका डिजिटल एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे है, उसकी हर टेस्ट रिपोर्ट डिजिटल अवेलेबल है, सोनोग्राफी से लगा। मात्र 200 रुपया प्रति व्यक्ति मेरी कास्ट आई है। लोग भले कुछ ही सोचे, लेकिन मेरी कास्ट इतनी ही आई है। और मेरे पास दिसंबर तक मेरी टारगेट है कि मेरी विधानसभा का हर व्यक्ति जो 35 साल से ऊपर का है उसका टेस्ट हो। और इसमें कितने प्रतिशत इन्वॉल्वमेंट अफसरों का था आपके इस प्रोजेक्ट में, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप अफसरों का कितना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं? अब मैं अभी किसी विवाद की बातें करना नहीं चाहता आज, लेकिन हम पहले ये अचीव कर लें। अगर ये अचीव होता है तो ये एक पूरा भारत के इसमें एक नई डायरेक्शन में, क्योंकि बीमारी पूरी फैले उसके बाद 100 गुना उस पर इलाज करे और पीड़ा वो व्यक्ति उसका शरीर सहन करे, उसके बजाय ये प्रिवेंटिव में। मुझे अच्छी तरीके से याद है, चेक करते समय 2 अस्पताल के ही ऐसे पेशेंट मिले कि जिनका हार्ट अटैक आने का हमें अंदाज़ा लगा कि इसके 1 या 2 दिन में, और उनकी उसी क्षण उनको एंजियोग्राफी के लिए भेजा और उनकी उसी समय एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। तो इस अस्पताल की बात कर रहा हूँ, बाकी निजी तो बहुत है। और फिर हमने उसके बाद उसका सेकंड फेज भी अभी अपना लिया। हमने 2 PRO निजी रखे, एक इंदौर में बैठा, एक अहमदाबाद में बैठा, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग अहमदाबाद ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। आयुष में मेरी एम्बुलेंस ले जाती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट।
वहाँ मेरा पीआरओ उनका अपॉइंटमेंट कराता है और आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का जो फ्री इलाज होता है, तो इलाज भी फ्री हो गया और 90% को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने 2 डॉक्टर दिल्ली में बिठा दिए जो ऑनलाइन उन्हें तुरंत जिसकी ईसीजी में प्रॉब्लम है बता देते हैं। तो आई बिलीव कि प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अगर ये हो सकता है, आप तो और ऐसा लग रहा है विकास को भी साइंटिफिक तरीके से आप अवधारणा बदल दी आपने, हेल्थ तक के इश्यूज जो है आपने विधानसभा में, और अब ऐसा लगता है कि शायद एमएसएमई छोटा डिपार्टमेंट है, आपके पास डिपार्टमेंट ज़्यादा होने चाहिए। थोड़ी बात संगठन, कंफ्यूजन करो मत, मुझे मरवाने की व्यवस्था करो। सर सवाल मेरा उसी पर आ रहा है, संगठन में जिस तरह के बदलाव चल रहे हैं, अब ऐसा संदेश दिया जाने लगा है कि ये पीढ़ी बदल का दौर है, तो पीढ़ी बदल में बहुत सारे लोग चपेट में आएंगे, तजुर्बेकार। और आपको तो 2003 से आप विधायक हैं, मंत्री बनने का मौका भी मिला, यानी आपको अपनी योग्यता दर्शाने का मौका आपको अभी मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को भर की सेवा अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से। तो ये पीढ़ी बदल कहीं इस तजुर्बे को, इन योग्यताओं को दरकिनार तो नहीं कर देगा? देखिए 2 विषय है। आपने 2 बार ये कमेंट किया कि बहुत देरी से मौका मिला। मैं बिल्कुल इस बात का अंधविश्वासी हूँ कि तकदीर से ज़्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिलता है। जब जितनी सेवा करने का मौका मिला, आप पूरी अपनी क्षमता से सेवा करें, ये आपका दायित्व है। रही बात कि ये व्यवहारिक बात है कि समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जो अपडेट नहीं होगा, प्रकृति का भी नियम है, जन्म लेता है, युवा होगा, बुजुर्ग होगा, रिटायर होगा, दूसरा जन्म लेगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। अब ये इसका एज फैक्टर या परिस्थिति में टेक्नोलॉजिकली जो अपडेट नहीं होगा, जो परिवर्तन नहीं कर पाएगा अपने आप को समय की गति से, वो पीछे रहेगा। उसके लिए कोई बेटर संगठन रास्ते ढूंढेगा। अनुभव को, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुभव के आखिरी क्षण तक का उपयोग करना जानती है। ओके, तो उम्मीद है आपको कि जो तजुर्बेकार लीडर्स हैं वो मौके में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर जनसेवा वाला विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने। सो मेनी काइंड ऑफ प्लेसेस आर देयर जहाँ वो अपनी सेवाएं दे सकता है। ये बात जरूर सच है कि इन दायित्वों के कारण उसकी सेवा की गति में तेजी आ जाती है। तेजी आ जाने से ज़्यादा लोगों को सेवा मिले। तो पार्टी के तजुर्बेकार अनुभवी नेता इस बात को भी समझते हैं कि जब तक वो सेवा देंगे तभी तक पार्टी सत्ता में रहती है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे अंडा मुर्गी वाला सवाल नहीं है कि कौन पहले आया। सर, ये 2021 के हम आखिर दौर में हैं, आधा साल ख़त्म हो चुका, ये कहें 2022 को चुनावी वर्ष कहेंगे, 23 में तो इलेक्शन ही है, और अब वो दौर आया है लॉकडाउन, कोरोना, इन सब के बाद में, जिसमें तीसरी लेयर फेस करने का हम लोग मौका भी देख रहे हैं। चुनौतियां सरकार के सामने बहुत ज़्यादा है। आर्थिक स्थितियों को पटरी पर लाना, अभी खस्ता हाल खजाने की स्थितियाँ भी सामने हैं। उम्मीदें बहुत हैं लोगों को, हमें रोज़गार मिलेगा, हम महंगाई से निजात मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता चाहती है। इन चुनौतियों से निपटना मुश्किल नहीं होगा, जबकि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में सामने खड़ी है। देखिए, कांग्रेस मजबूत स्थिति में आपसे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप कितना विजुलाइज कर पा रहे हैं। कांग्रेस अगर मजबूत स्थिति में होती तो ये स्थिति नहीं आती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, विधायकों की तादाद के हिसाब से अभी तक इतने विधायक नहीं थे, उसकी तुलना में सुधार कांग्रेस ने किया होगा। इससे पहले तक आप उसको एक अंडरडॉग समझ सकते थे, लेकिन अब आप अंडरडॉग नहीं ले सकते उसको। किया, और वो जिस मिजरेबल तरीके से फेल हुए 15 महीने में, मुझे याद नहीं है एक भी उनने भूमि पूजन करवा पाए 15 महीने, मुझे याद नहीं है मेरी विधानसभा में या मेरे जिले में वो कुछ भी कर पाए हो। जितने काम वो रोक सकते थे रोके।
मैं बोलूँ नीमच जिले की पेयजल की योजना जो 2017 में हमने पास करी थी, जिसके लिए हमने फंड की बात कर ली थी, 19 में आते ही रोक दी। अब अभी अगली कैबिनेट में मैं पास करवा रहा हूँ। अरे क्यों नहीं, हर महिला को 24 घंटे हर घर में पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये ठीक वही बात है जैसे हम शुरू में कहते थे 2004 में कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। दूसरा विषय आपने छेड़ा कि चुनाव एकदम नज़दीक आ रहे हैं। चुनाव अपने टाइम पे आते, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है क्योंकि वो हर समय विकास की सोचती है। अंतर आप देख लें कि पहले क्या स्थिति थी, कहाँ बिजली थी, कहाँ सड़क थी, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब जो टेक्नोलॉजी के साथ जिस गति से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा काम है। ये केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप पूरे इंडिया की रेटिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनल संगठन रेटिंग कर रहे हैं। फंड की टाइटनेस आई है, कोरोना 3 बड़ा चैलेंज है, लेकिन आप देखिए दूसरे राज्यों के मुकाबले कैसे बेहतर किया। महंगाई एक और आपने वाक्य यूज किया, पेट्रोल डीजल सबसे सामान्य सा वाक्य उसमें कॉमन यूज कर लेते हैं। मैं अगर पूछूं तो क्यों नहीं पुरानी सरकार केंद्र में इतने समय रही, पेट्रोल और डीजल का बाई प्रोडक्ट के लिए क्यों नहीं सोचा? डिमांड एंड सप्लाई, आपको टेक्नोलॉजी का समय समय पे सही उपयोग करके इकोनॉमी को कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइटनेस अब रहेगी, कोई ना कोई स्वरूप आएगा। चाइना का माइंड या कुछ दुनिया के देशों का माइंड ऐसा नटोरियस है कि जो हर बार कुछ ना कुछ, और अब तो ये कहने लगे लोग कि वायरस वार हो सकता है, केमिकल वार हो सकता है, तो हमें तो हेल्थ पे और फोकस करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी पे और फोकस करना पड़ेगा, वायरस को रोकने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हमें फार्मास्यूटिकल क्लस्टर में, आप बताइए ना, तुलना करिए। एक देश, एक सरकार थी जिसे पोलियो ड्रॉप पिलाने में 40 साल लगा दिए, और एक सरकार है कि जो 6 महीने में वैक्सीनेशन डेवलप करके 6 महीने में पूरे भारत में लगाने का कमिटमेंट कर रही है। आप देख लीजिए कब आया कोरोना, कितने समय में वैक्सीनेशन बना और कितने समय में लग रहा है। आज मेरे ख्याल 70% लोगों का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का हो गया मध्य प्रदेश में। कितना अंतर है। वो पोलियो की 2 बूंद नहीं पिला पाए, वो बोल रहे कि हम कंपटीशन में हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अरे कितने, हर गांव में जब हम जाते हैं उन दिव्यांगों को देख के कैसा महसूस होता है आपको? खुशी आती होगी। कांग्रेस के लोग तो मिठाई बांटते होंगे, आप पूछिए उनसे। इट्स अ बिग क्वेश्चन। सर आप जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का चुनावी कैंपेन जो होगा इस बार थोड़ा अलग तरीके का होने वाला है। परंपरागत कैंपेन नहीं। बड़े नेताओं का काम है यार, हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, अपना काम करें, अपना डिपार्टमेंट निपटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंडस्ट्री फेल ना हो, एमएसएमई उसके फेल्योर कम हो, और तेज़ी से इंपोर्ट के बिल कम हो, चाहे फर्नीचर के इंपोर्ट का मामला हो, चाहे टॉयज़ के इंपोर्ट, जो कि टॉप प्रायोरिटी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की है, उसको पूरा करने में आपके माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुँचे, उसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्नकाल में हमारे साथ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ओम प्रकाश सकलेचा साहब से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भविष्य में बहुत जल्दी में भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, रोज़गार आने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और इन सब चीज़ों के लिए ओम प्रकाश सकलेचा अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए नए इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए एमएसएमई को मिक्स करके नए आयाम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है, भविष्य के लिए बहुत कुछ संजोया जा रहा है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।